हेलो दोस्तों, अब आपका थर्ड यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब इंडिया में आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इमरजेंस एंड ग्रोथ क्या क्या थे। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इमरजेंस एंड ग्रोथ क्या क्या थे आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। अब आपको मैंने इस वीडियो से पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तीनों लेवल के बारे में बता रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं ऊपर आपको अपनी प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। देखिए, पहला पॉइंट आपको इसमें क्या बताना है, पंचायती राज वॉज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इंडिया। मतलब आपका उस टाइम पे जब ये स्टार्ट किया गया था, पंचायती राज आपका स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे आपका, तो ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, मतलब पहले से ही इसको बनाने की तैयारी चल रही थी। लोगों के विचारधारा में ये टॉपिक था आपका कि पंचायती राज लाया जाए हमारे इंडिया में, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट हो सके हर डिस्ट्रिक्ट का, हर विलेज का, जहाँ पे ये बनाया जाएगा। ये गवर्नमेंट आपकी लोकल गवर्नमेंट जहाँ बनाई जाएगी वहाँ का इम्प्रूवमेंट अच्छे से अच्छा हो सके। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट में इतना लिखना है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, इंडियन विलेजेस हैड पंचायत विच वर हैविंग बोथ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड यूज्ड टू हैंडल वेरियस इशूज अराइजिंग इन द विलेज एरिया। इस पॉइंट का ये मतलब है कि आपके इंडिया में हर जगह पे पंचायत बनाई गई है। जैसे आपके ग्राम पंचायत बनाई जाती है विलेज लेवल पे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पंचायत बनाई जाती है ब्लॉक लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये पंचायत क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम आपकी आ रही हो विलेज में या डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, तो ये आपकी लोकल गवर्नमेंट जो बनाई गई है वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ला सके किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो इसीलिए वहाँ पे पंचायत बनाई गई थी। विच वर हैविंग बोथ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड यूज्ड टू हैंडल वेरियस इशूज अराइजिंग इन द विलेज एरिया। हाँ, वही मतलब है कि इनके पास जो पंचायत बनाई जाती हैं, इनके पास आपकी जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, जिससे ये कोई भी अगर वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे ये बनाई गई हैं पंचायत, वहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी भी प्रकार की, तो इनके पास पावर्स होती है, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, जिससे ये लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें उस पावर्स का यूज करके। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, गांधी जी ऑल्सो हेल्ड द ओपिनियन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। हाँ, उस टाइम पे जब क्या था कि पंचायत नहीं बनी हुई थी हमारी हर सेक्टर पे, हर जगह पे, तो गांधी जी का भी यही ओपिनियन था कि पंचायत बनाई जाए और पंचायत को पावर दी जाए, जिससे आपके रूरल एरिया पे काफ़ी डेवलपमेंट हो सके, किसी भी प्रकार की लोगों को प्रॉब्लम ना आए। वहाँ पे आपकी लोकल गवर्नमेंट कदम उठाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करे और अच्छे से अच्छा उसका उपाय कर सके जो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था, यही कि गांधी जी का भी यही ओपिनियन था, यही विचारधारा थी कि आपकी पावर दी जाए, आपको गवर्नमेंट को पावर दी जाए, जिससे वो लोग उसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, दस रिकॉग्नाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंक्लूडेड अ प्रोविजन फॉर पंचायत इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस पॉइंट का देखिए क्या मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान लिखा जा रहा था या बनाया जा रहा था, किनके द्वारा? जो संविधान बनाने वाले थे उनके द्वारा जब बनाया जा रहा था हमारा संविधान, तो हमारे पंचायत के बारे में भी आपको संविधान में बताया गया है। पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के पंचायत के बारे में भी, प्रावधान के बारे में भी इसके बारे में बताया गया है कि आपके पंचायत के क्या क्या आपको पावर्स दी जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में बताया गया, उसमें क्या क्या हमें वहाँ पे लोगों को अथॉरिटी दी जाएगी कि इनके पास इतनी पावर्स है, वहाँ के गवर्नमेंट को कितनी पावर्स दी जाएंगी, ये सब चीज़ें उसके बारे में बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें, आर्टिकल 40 कन्फर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन स्टेट टू टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विथ पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, बट इट डज नॉट गिव गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। ठीक है, अब इस
का पॉइंट का क्या मतलब है आपका कि जब संविधान बनाया जा रहा था, जो इन्होंने बनाया था संविधान, उन्होंने आर्टिकल 40 में इसके बारे में बताया था कि उन्होंने ये बताया है कि जो पावर है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो पावर आपको विलेज पंचायत को या ब्लॉक पंचायत या जिला परिषद को दी जाए। वही पावर जो थोड़ी बहुत पावर घटा के उनको दी जाए उनको, जिससे वो अपने एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको खुद ही सॉल्व कर सके। मतलब एक सेल्फ गवर्नमेंट बन जाए, लोकल गवर्नमेंट एक प्रकार से मानिए कि लोकल गवर्नमेंट बन जाए जो वहाँ की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सके। आपके पास ये नहीं रह जाएगा कि आप पहले अपनी प्रॉब्लम ले जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट देखेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, फिर वो एक एक कदम एक एक जगह से उठाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इसीलिए ये आर्टिकल 40 में यही बताया गया है कि आपको ये पावर्स दी गई हैं इन गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को कि ये खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, एक प्रकार से सेल्फ गवर्नमेंट बन जाए ये, जो अपने एरिया की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर सके। इस पॉइंट का यही मतलब है, ठीक है। अब देखो क्या है, बट इट डज नॉट गिव गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। हाँ, आर्टिकल 40 में मगर ये नहीं बताया गया है कि कैसे आप लोग विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करती है अपने गाइडलाइंस को, कैसे अपने गाइडलाइंस को वो ऑर्गेनाइज करती है, ये नहीं बताया गया आपको आर्टिकल 40 में, ठीक है। 6 पॉइंट देखिए क्या है, पंचायती राज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर वॉज फर्स्टली रिकमेंडेड बाई बलवंत राय कमेटी। हाँ, मतलब पंचायती राज का ऑर्गेनाइजेशन और उसका स्ट्रक्चर पहली बार किसके द्वारा, किस कमेटी के द्वारा किया गया था? बलवंत राय कमेटी के द्वारा किया गया था। मतलब इसका प्रावधान लाने के लिए बलवंत राय कमेटी का ही सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ये स्कीम लाई कि आप पंचायती राज बनाइए जिससे लोग जिससे छोटे छोटे एरिया में सेल्फ गवर्नमेंट बन सके, लोकल गवर्नमेंट बन सके और वहाँ के लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सके। जो वहाँ के लीडर हैं, उन पंचायत के जो लीडर हैं, वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जब उनको बजट मिलेगा, उनको फंड मिलेगा, तो वो उन्हीं फंड बजट से अपनी एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब 7 पॉइंट देखिए क्या है, द कमेटी in its reports in November 1957 recommended the establishment of scheme of democratic decentralization which ultimately came to be known as पंचायती राज। हाँ, ये जो कमेटी है आपकी बलवंत राय कमेटी है, इन्होंने फिर 19 नवंबर 1957 में एक रिपोर्ट इन्होंने दी, मतलब रिपोर्ट एक शामिल की, ठीक है, जिसमें ये सिफारिश की गई थी। मतलब इन्होंने अपना वो बताया था कि इनको क्या चाहिए, सिफारिश करी थी इन्होंने कि स्कीम लाइए आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। इसका मतलब है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आप लोग स्कीम बताई थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में नवंबर 1957 में। और यही स्कीम आपकी बाद में लाई गई, जो आगे चल के किस नाम से जानी जाती है? पंचायती राज नाम से जानी जाती है। तो आपको ये बताना है कि बलवंत राय कमेटी जो है, इन्होंने सबसे पहली कमेटी थी ये, जिन्होंने आपकी पंचायती राज की मांग करी, ठीक है। और इन्होंने कौन सी स्कीम की सिफारिश करी? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्कीम की सिफारिश करी, जो आगे चल के किस नाम से जानी जाती है? पंचायती राज नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब देखो 8वां पॉइंट क्या है, इट रिकमेंडेड फॉर अ 3 टायर सिस्टम एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। मतलब जो बलवंत राय कमेटी जब आई थी तो उन्होंने क्या सिफारिश करी कि पंचायत बनाई जाए, ठीक है। पंचायत कहाँ कहाँ पे बनाई जाए? आपका विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। इन्हीं के आधार पर फिर बनाई गई थी आपकी पंचायत, बनाई गई थी, लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका बनाई गई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और आपका ब्लॉक लेवल पे भी बनाया गया था, और ग्राम लेवल पे भी बनाया गया था ग्राम पंचायत, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ आपका अपने प्लेलिस्ट का, आप लोग वहाँ पे ये जाके देख सकते हैं। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता रखी हैं, विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों आपको बता रखा है। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके इनकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखो अब 9 पॉइंट क्या है, राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश द पंचायती राज एट नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑन 2 अक्टूबर 1959। हाँ, तो बाद में राजस्थान जो है पहला एक ऐसा राज्य था जहाँ पे पंचायती राज लाया गया, और ठीक है, कौन सी जगह पे? नागौर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ पड़ता है, जिला पड़ता है, वहाँ पे पंचायती राज लागू किया गया। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में। तो आपको सीधे ये बताना है कि 2 अक्टूबर 1959 पे नागौर जिले में कहाँ पे ये है? राजस्थान में है, वहाँ पे ये पहला पंचायती राज सिस्टम आपका लागू किया गया था।
10th पॉइंट देखिए क्या है, आफ्टर दिस अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज वॉज अपॉइंटेड इन दिसंबर 1977। जब ये बाद में ये सब लागू कर दिया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद क्या कह रहा है ये पॉइंट कि अशोक मेहता कमेटी एक नई आई थी जो अशोक मेहता जी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, पंचायती राज पर। उन्होंने क्या किया, ये अपनी कमेटी का अपॉइंट करी थी 1977 में दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1977 में अपनी कमेटी को अपॉइंट किया, ठीक है, किस लिए, पंचायती राज बनाने के लिए। एक टाइम पे क्या हो गया था कि इतनी गैपिंग हो गई थी आपकी 1959 से 1977 के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग आ गई थी। इसका मतलब ये है कि लोगों के भरोसा कम होने लगा था कि आपका लोकल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे काफ़ी मदद कम कर रही है, तो लोगों को भरोसा उठने लगा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को फिर से रिवाइव किया इन्होंने, मतलब फिर से लोगों के अंदर जागरूकता लाई कि हाँ आप लोग सपोर्ट करिए लोकल गवर्नमेंट को, वो आपकी मदद करेगी, तो इसीलिए ये कमेटी आई थी। फिर देखिए 11th पॉइंट क्या है, इन अगस्त 1978 सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विद वेरियस रिकमेंडेशन टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथ द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री। मतलब बाद में ये मतलब ये फिर से बंद होने जा रहा था या डिक्लाइन किया जा रहा था पंचायती राज सिस्टम जो कंट्री में, तो इन्हीं को फिर से मतलब एक नई जागरूकता देने के लिए अशोक मेहता कमेटी ने रिपोर्ट एक जारी की अगस्त 1978 में। उसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे, कुछ सिफारिश अलग से ऐड करी अपने कमेटी के रिपोर्ट्स में, जिसमें जो आपका रिवाइव एंड स्ट्रेंथ मतलब आपको फिर से जागरूकता ला सके, इसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, एक नई ताकत दे सके कि फिर से ये खड़ा हो सके अच्छे से आपका हर डिस्ट्रिक्ट पे, विलेज पे और ग्राम पंचायत लेवल पे, ठीक है। तो आपका इतना ही पॉइंट है, 11 पॉइंट है, आप लोग इसके इमरजेंस एंड ग्रोथ में लिख सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। बस इतने पॉइंट आप लोग ढंग से पढ़ के जाइए, इतने ही पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी हैं, जितना भी याद हो अच्छे से लिख के आइए। और हाँ, ब्लैक पेन का जितना भी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आप लोग मेन पॉइंट जरूर ब्लैक पेन से लिखिए। आप लोग वहाँ पे जो भी स्केच, ब्लैक पेन जो भी का यूज करते हैं आप लोग अपने कॉपी में एग्जाम में, उन्हीं का यूज करिए, लेकिन जरूर हाईलाइट जरूर करिए कि हाँ ये दिख रहा है, मेन पॉइंट एग्जामिनर को दिखे, तभी आपको नंबर वो दे सकेगा अच्छे से अच्छा, ठीक है। और वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है यार। सब्सक्राइब यार जरूर करो यार, क्योंकि जितना सब्सक्राइब करोगे ना वीडियो जल्दी ही लोगों मतलब और लोगों के पास भी पहुंचेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो चैनल को। और इस वीडियो से पहले मैंने आपको प्लेसमेंट के वीडियो भी काफ़ी बनाई हैं, TCS की, इन्फोसिस की और इंटरव्यू के लिए भी बनाई है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग देखिए जरूर, वीडियो काफ़ी ठीक है, ठीक है। उसमें मैंने आपको हर सब्जेक्ट पे CS और IT ब्रांच के सब्जेक्ट जो होते हैं, कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, उनके इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बताए हैं कि कौन से किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग क्वेश्चन भी बताए हैं मैंने आपको, और इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बताए हैं कि कैसे पूछे जाते हैं, HR राउंड के, MR राउंड के, TCS के और सब्जेक्ट राउंड के भी, मतलब आपके जो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट हैं उनके भी क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं CS और IT सब्जेक्ट के। तो आप लोग, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्या प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।